हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 34। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2014, 2017, 2019 और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बालक का अधिगम किसी एक कारक से नहीं बल्कि अनेक कारकों से प्रभावित होता है। जो कारक अधिगम को सुगम बनाते हैं या जिससे अधिगम की गति तीव्र हो जाती है उन्हें अधिगम के सहायक घटक, और जो कारक अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करके उसे भेद या रोक देते हैं तो उन्हें अधिगम के बाधा घटक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कारक और घटक, अगर आपसे कारक पूछे या घटक पूछे तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो यहाँ पर अध्यापक से प्रेरणा प्राप्त कर बालक अधिगम में प्रवृत्त हो जाता है और थकान की दशा में अधिगम से दूर हटने लगता है। तो इस उदाहरण में अभिप्रेरणा अधिगम का एक सहायक घटक और थकान बाधक घटक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जब बालक अधिक थक जाता है अधिगम करते करते तो उस समय उसे थकान की अवस्था में वो अधिगम से दूर हटने लगता है। और इस अवस्था में अगर हम देखें, अभिप्रेरणा है तो अधिगम का सहायक घटक होगा और थकान है तो वो बाधक घटक होगा। इस प्रकार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा जा सकता है: अधिगम को प्रभावित करने वाले सहायक कारक और अधिगम को प्रभावित करने वाले बाधक कारक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले सहायक कारक के विषय में। अधिगम को सुगम बनाने वाले अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले सहायक कारक निम्नलिखित हैं के विषय में, जिसमें हमने यहाँ पर देखे हैं 9 पॉइंट है: अप्रेरणा, अभिरुचि, अवधान, अभिक्षमता, समूहगतशीलता, अहम ग्रस्तता और आकांक्षा स्तर, पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि, अधिगम की उपयुक्त विधियाँ। तो इसमें नंबर 1 देखते हैं, अभिप्रेरणा। अधिगम में अप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, किस तरह से अप्रेरणा के माध्यम से अधिगम अधिक सुगम हो जाता है, कह सकते हैं कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच हम सुनते हैं तो उससे एक उत्तेजना उत्पन्न होती है। एक तरह से कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए आप उत्तेजित हो उठते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभिप्रेरणा भी यही कार्य करती है। जब एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो प्रायः देखने में आता है कि अच्छे प्रकार से अप्रेरित विद्यार्थी अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं, और यदि उन्हें बराबर किसी न किसी प्रकार से अप्रेरणा मिलती रहे तो आगे भी उनकी उपलब्धियां दूसरों के लिए चौंकाने वाली होती हैं। वास्तव में अप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, ये गुड के अनुसार यहाँ पे परिभाषा भी दी हुई है कि अप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। जब आप अलग से अप्रेरणा का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको परिभाषा और ये सारी इनका अर्थ, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे अप्रेरणा मिलते समय, यहाँ पर देखिए बर्नार्ड ने अप्रेरणा को शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादी समस्या कहा है। अप्रेरणा मिलते रहने से अधिगम सर्वोत्तम होता है। बर्नार्ड ने अप्रेरणा को शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादी समस्या कहा है। और यहाँ देखिए के एमसन ने तो अधिगम में अप्रेरणा के महत्व का आकलन करते हुए यहाँ तक लिखा है कि अप्रेरणा अधिगम तक पहुँचने के लिए राजमार्ग है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने तो अप्रेरणा को बिल्कुल राजमार्ग कह दिया कि किस तरह से अभिप्रेरित होकर के बालक अपने अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों और अध्ययन सफल अधिगम के लिए प्रेरणा को विस्तृत अर्थ में एक महत्वपूर्ण कारक मानते हुए अध्यापक के लिए उन विधियों का ज्ञान आवश्यक बताते हैं जिनके द्वारा बालक को श्रेष्ठतम ढंग से सीखने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों
ये सब एक उत्तम शिक्षक या एक कह सकते हैं एक प्रभावी शिक्षक का एक गुण ये भी है कि वो अपने छात्रों को किस तरह से अभिप्रेरित करता है, किस तरह से मोटिवेट करता है कि वो अपने अधिगम के लिए प्रेरित हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बालकों को श्रेष्ठतम ढंग से सिखाने के लिए अप्रेरित करना शिक्षक का एक आवश्यक गुण भी है। अभिप्रेरणा के कारण छात्रों की अधिगम में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें किस तरह से प्रेरणा की वजह से छात्रों में रुचि उत्पन्न हो जाती है और वो पूरी तल्लीनता के साथ अपने उद्देश्यों में आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं। एक तरह से जो भी वो चाहते हैं अधिगम में, जितना वो सीखना चाहते हैं, जो भी उन्हें नहीं समझ में आता है, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा के माध्यम से वो सारी चीज़ें एक तरह से उनके अंदर एक पावर जागृत हो जाता है कह सकते हैं, जो उनको हमेशा इनकरेज करता है कि आप ये चीज़ सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिविटी की बात है कि किस तरह से एक शिक्षक अपने छात्रों में सकारात्मकता पैदा करता है, किसी तरह से वो अपने छात्रों के लिए ऐसे गुणों का विकास करता है कि वो हमेशा प्रेरित रहें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँ। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं रुचि में वृद्धि के साथ साथ नियमित अधिगमार्थी का अवधान अधिगम सामग्री से केंद्रित पर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अधिगम में प्रेरणा छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है और उसकी वजह से ही वो आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा बहुत अंशों तक ध्यान के विचलन को समाप्त करना है, जिससे बालक का अधिगम संतोषप्रद ढंग से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्रेरणा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो छात्रों में जो उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, एक तरह से कह सकते हैं उनका जो ध्यान विचलित होता है, वो ध्यान को केंद्रित करने का कार्य करता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कंसंट्रेशन का काम करता है, किस तरह से बालक कंसंट्रेट हो, ये प्रेरणा का कार्य है। प्रेरणा के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों में अधिगम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। अब हम देखते हैं नंबर 2 है अभिरुचि। इसमें हमने प्रेरणा में देखा कि किस तरह से छात्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है प्रेरित होकर अपने शिक्षक के माध्यम से, अपने बड़े गुरुजनों के माध्यम से कह सकते हैं, या फिर अपने जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनके माध्यम से भी कभी कभी वो कुछ नई चीज़ें सीखता है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी उनके प्रिंसिपल हैं या फिर डायरेक्टर है, जो भी अच्छी बातें वो कहीं से भी सीखता है, कहीं ना कहीं वो प्रेरित होता ही होता है अपने बड़ों के द्वारा। तो वो अधिगम के लिए उसे प्रेरित करती है। अब हम देखते हैं नंबर 2 है अभिरुचि। जब छात्र को सीखने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है तब उसके मन में विशिष्ट क्रिया, विषय वस्तु या कौशल को पूरा करने की स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है और ये सभी अधिगम सामग्रियाँ उसके लिए आनंदमयी लगने लगती हैं। तो दोस्तों अभिरुचि की बात करें तो छात्र के लिए इस तरह का वातावरण क्रिएट किया जाता है शिक्षक के माध्यम से कि वो उसमें रुचि उत्पन्न करके चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पर हम देखें जिससे हम किसी वस्तु, क्रिया या व्यक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं और उसमें ध्यान देते हैं, उसे पसंद करते हैं और उससे संतोष प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसी वस्तु की भी बात हो रही है और क्रिया की भी बात हो रही है कि किसी भी कार्य को किस तरह से अभिरुचि के माध्यम से हम उसको पसंद करने लगते हैं और उसे देखकर, उसे सुनकर, उसे करके संतोष प्राप्त करते हैं। तो अभिरुचि एक प्रकार की प्रेरक शक्ति है। अभिरुचि किसी क्रिया का कारण और क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी क्रिया को करने के लिए कारण भी होता है अभिरुचि और उसका परिणाम भी हो सकता है अभिरुचि। तो क्रो और क्रो अधिगम में आंतरिक रुचि अवश्य ही निष्पन्न की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्रो एंड क्रो का एक स्टेटमेंट है कि अधिगम में आंतरिक रुचि अवश्य ही निष्पन्न की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं ये हो गया आपका अभिरुचि। अब नंबर 3 देखते हैं अवधान। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगमार्थी को अवधान एक मुख्य कारक है। किसी विषय का सीखना, स्मरण करने या किसी समस्या के समाधान के लिए अवधान आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अटेंशन। यहाँ पे अटेंशन का मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कंसंट्रेट होना और उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करना
अवधान के केंद्रित होने पर अधिगम के सूक्ष्म पहलुओं पर प्रत्यक्षीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी तरह से अगर हम अवधान उत्पन्न कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अधिगम के सूक्ष्म पहलुओं पर भी हम सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। और टॉमसन ने अधिगम में ध्यान के महत्व का उल्लेख इन शब्दों में किया है कि विद्यालय में अधिगम को प्रेरित करने के लिए अवधान प्राप्त करना पहली पूर्व आवश्यकता है। एक तरह से बालकों का अवधान प्राप्त करना, किसी भी विद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर इनका कथन है कि अधिगम को प्रेरित करने के लिए अवधान प्राप्त करना पहली पूर्व आवश्यकता होती है। बस बच्चों का ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए, ये सबसे पूर्व आवश्यकता होती है। दोस्तों यही रीजन है कि जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो एक वातावरण क्रिएट करता है कि बच्चों के सामने किस तरह से माहौल क्रिएट किया जाए कि वो रुचि उत्पन्न करें और पढ़ने के लिए वो प्रेरित हों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक जाके क्या करता है, वो सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपने नवीन ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को अटैच कर पाएँ और उनके अंदर वो रुचि उत्पन्न हो कि इसके बाद क्या होता है या क्या होना चाहिए। एक तरह से उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर है अवधान अधिगम की एक दशा। E.A. पील के अनुसार एक स्टेटमेंट है इनका कि अवधान जो है अधिगम की ही एक दशा है। अधिगम की दशा में अवधान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अटेंशन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बिना अटेंशन के वो सीख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अधिगम का ये एक दशा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका हो गया अवधान। अब हम देखते हैं अभिक्षमता। दोस्तों ये नंबर 4 होना चाहिए। नंबर 4 अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। किसी एक क्षेत्र में या समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता अथवा अभिक्षमता होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक अभिक्षमता को जन्मजात मानते हैं तो कुछ इसे बहुत से गुणों का सम्मिलित प्रभाव मानते हैं। तो दोस्तों अभिक्षमता यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए बालक के अंदर जो योग्यता होती है, विशिष्ट योग्यता जिसे हम कहते हैं, वो होती है अभिक्षमता। तो कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जन्मजात मानते हैं तो कुछ इसे बहुत से गुणों का सम्मिलित प्रभाव बताते हैं। वकिंगम के अनुसार अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता एवं प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, हम अपने क्लास में अगर आप एक छात्राध्यापिका हैं तो आप ही के साथ पढ़ने वाले आपके जो भी सहपाठी हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसी भी मैटर में आप अपने सहपाठी से बेहतर हैं तो किसी मैटर में आपका सहपाठी आपसे बेहतर है। तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है कि वो किसी चीज़ को कितना कैप्चर करता है। साथ में ही आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं लेकिन आपके गुणों में अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने अंदर एक तरह से कह सकते हैं जन्मजात वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, कुछ चीज़ों को हम अपने जीवन में सीखते हैं। अभिक्षमता का तात्पर्य क्या है कि किसी भी व्यवसाय को पाने के लिए हम कितने ज़्यादा तत्पर हैं, हम उस चीज़ को कितना सीख रहे हैं, क्या हम उस चीज़ में बिल्कुल निपुण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस सब चीज़ों के विषय में जानना ही क्या कहते हैं कि इन सब विषयों के बारे में कहना ही एक अभिक्षमता है। और आगे हम देखते हैं जिसका प्रस्फुटन शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभिक्षमता का जो भी शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं अभ्यास के माध्यम से या शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अभिक्षमता का तात्पर्य जन्मजात भी हो सकता है और वो हमारे अपने जीवन में अर्जित किए गए गुणों के विकास से भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखें जो अधिगम के क्षेत्र में जो उपलब्धि है व्यक्ति की अभिक्षमता के चिन्ह के रूप में भी मानी जा सकती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करता है वो कहीं ना कहीं अभिक्षमता के रूप में होती है। तो दोस्तों जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो हमारी अभिक्षमता है। हर व्यक्ति की अभिक्षमता अलग अलग होती है। अभिक्षमता किसी भी वस्तु का नाम ना होकर अमूर्त संज्ञा है जिसे रुझान या झुकाव भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना क्लियर कहा गया है कि ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक तरह से एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से व्यक्ति चीज़ों को सीखने के लिए अपने अंदर वो सारे गुण विकसित करता है जो उस व्यवसाय के लिए, उस चीज़ के लिए
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो अभिक्षमता एक रुझान है, एक झुकाव है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नंबर 5 है समूह गतिशीलता। समूह गति विज्ञान कक्षा भवन में और सभी सामूहिक संपर्कों में व्यक्तिक व्यवहार पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। तो दोस्तों समूह गतिशीलता किसी भी व्यक्तिक व्यवहार या पर्याप्त पर प्रकाश डालता है और इसके द्वारा उन शक्तियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो एक समूह में सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों किसी भी समूह में जो भी व्यक्ति सक्रिय होते हैं उनकी अपनी क्या अभिक्षमता, इसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है समूह गतिशीलता के माध्यम से। शिक्षा में इस शक्ति का उद्भव, इसके सक्रिय विकास की दशा, इसके उपयोग और रूपांतर का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों शिक्षा में भी अगर आप देखेंगे तो आपने क्लास में देखा होगा कि हर क्लास में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रुप हो जाता है। तो उस ग्रुप में जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ हो जाते हैं और जो पिछड़े बालक होते हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ हो जाते हैं। तो एक तरह से समूह गतिशीलता का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है कि आपके समूह में कौन कौन से छात्र हैं और उनकी अपनी क्या योग्यता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करते हैं। अब हम देखते हैं गेट्स और जर्सील्ड आदि ने समूह गति विज्ञान के महत्व को सीखने के संदर्भ में इस प्रकार से व्यक्त किया है कि पृथक रूप से सीखने के स्थान पर समूह में सीखना बेहतर प्रतीत होता है। तो दोस्तों यही रीजन है कि जब कभी आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उस भाषा के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन होता है कि आप उस लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरीके से, अपने बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर हम देखें कि समूह गतिशीलता के माध्यम से जर्सील्ड महोदय का कथन है कि पृथक रूप से सीखने के स्थान पर समूह में सीखना बेहतर प्रतीत होता है। जब समूह के सभी सदस्य अध्ययन की गई समस्या में रुचि लेते हैं तब समूह की गतिशीलता सामाजिक कौशल के विकास के लिए, जो कि लोकतांत्रिक रहन सहन, श्रेष्ठतर सामाजिक सौहार्द और समूह सदस्यों की लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए अनिवार्य सर्वोत्तम उपलब्ध साधन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें समूह गतिशीलता में जो भी एक तरह से अध्ययन होता है वो कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं, जो बालक होते हैं, वो अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिकता का भी विकास करते हैं, सामाजिक कौशलों का विकास करते हैं, लोकतंत्रीय रहन सहन का भी, श्रेष्ठतर सामाजिक सौहार्द और समूह सदस्यों की लोकतांत्रिक नागरिकता भी एक तरह से बनती है वहाँ पर। और उसका ये जो समूह गतिशीलता वो एक सर्वोत्तम साधन है उच्चतर और श्रेष्ठ नागरिक निर्माण के लिए। अब हम देखते हैं नंबर 6 है अहम ग्रस्तता। व्यक्ति के व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। व्यवहार का पहला रूप वह है जिसमें वह क्रियाओं का संपादन सामान्य रूप से करता है, जैसे स्नान करना, कपड़ा पहनना, साइकिल चलाना आदि। व्यवहार के दूसरे रूप में वह व्यक्तिगत रूप से गंभीर पूर्वक उत्साह युक्त होकर क्रियाओं को उत्तम रीति से पूरा करता है, जैसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, रंगमंच पर अभिनय करना और विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलना आदि। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अहम ग्रस्तता में व्यक्ति के व्यवहार को दो प्रकार बताते हैं और कहते हैं कि व्यवहार का पहला रूप क्या होता है जिसमें वो क्रियाओं का संपादन सामान्य रूप से करता है। जो क्रियाएं वो नियमित रूप से कर रहा है वो कहीं ना कहीं सामान्य क्रियाएं होंगी, और जो क्रियाएं वो अपनी भूमिका को निर्वाह करने के लिए कर रहा है, जहां पर उसे किसी उत्तरदायित्व को संभालना है, जैसे कि उसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना या रंगमंच पर अभिनय करना या फिर विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलना आदि। सेरिफ और कैंट्रेल में इन दोनों प्रकार के व्यवहारों का अंतर अहम के मनोविज्ञान के आधार पर स्पष्ट किया गया। प्रथम प्रकार के व्यवहार हैं ऐसे जिसमें कि अहम यानी कि ईगो ग्रस्त या अंतरहीन इन्वॉल्व्ड नहीं, और दूसरे प्रकार के व्यवहार में अहम की ग्रस्तता या अंतर्लीनता इन्वॉल्वमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए कि व्यक्ति की जो व्यवहार है उसमें दो तरह की, एक में अहम है, एक में अहम कहीं कहीं नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि अहम ग्रस्तता किस तरह से व्यक्ति का ईगो है और नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी में देखिए EAPL के शब्दों में अहम ग्रस्तता स्वयं की एक दशा है जिसमें वह किसी कार्य में ज्ञाता, प्रबंधक, प्रेक्षक,
प्रतिष्ठा का इच्छुक तथा सामाजिक प्राणी के रूप में भाग ग्रहण करता है। तो दोस्तों ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। तो देखिए अहमग्रस्तता स्वयं की एक दशा, वो हर व्यक्ति की अपनी एक दशा होती है कि वो किस चीज़ में अपने आप को अहम महसूस करता है। और यहाँ पर हम देखिए स्टेफेंस के अनुसार तो अहमग्रस्तता का अर्थ यह है कि छात्र किसी कारण निश्चित चुनौती का अनुभव करता है और उसे स्वीकार भी करता है। तो दोस्तों एक छात्र की अगर बात करें तो वो किसी भी अपने जो भी समस्याएं आती हैं पाठ्यक्रम से रिलेटेड या फिर विषय वस्तु से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो उस समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। अब हम देखते हैं अहमग्रस्तता का आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी महत्व है। अल्पर का कहना है कि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अहमग्रस्तता का संयत मात्रा पूर्णतः स्पष्ट है। अहमग्रस्तता की संयत मात्रा अधिगम के लिए शक्तिशाली उपादान है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका कहना है कि अधिगम का एक शक्तिशाली उपादान है अहमग्रस्तता। किसी भी अधिगम के लिए किस तरह से अहमग्रस्तता किसी भी चीज को सीखने के लिए अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस। अब हम देखते हैं छात्र उस कार्य अधिक अच्छा करता है और अधिक कौशल अर्जित करते हैं जब यह समझ लेते हैं कि दत्त कार्य से प्राप्त होने वाली सफलता का उसके लिए महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एक बालक या बड़ों के लिए भी ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब उन्हें ये पता चलता है कि ये सफलता उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो पूरी अपनी मेहनत लगा देते हैं उस सफलता को प्राप्त करने में। तो इस प्रकार से अहमग्रस्तता के द्वारा छात्रों की वास्तविक योग्यता का पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर अहम का मतलब घमंड से नहीं है, यहाँ पर अहम का मतलब अपने आप को हम कितना प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर प्रूव करने की बात है कि एक छात्र अपने अहमग्रस्तता के माध्यम से अपने आप में जो उसकी अपनी पूर्ण क्षमता या उसकी जो अपनी काबिलियत है वो उसको किस तरह से बाहर निकाल सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए अहमग्रस्तता के द्वारा छात्रों की वास्तविक योग्यता का पता चलता है। अब हम देखें नंबर 7 आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर व्यक्ति के ऐसे तत्कालिक लक्ष्य की ओर इंगित करता है जो कि लगभग उसी पर पहुंचता है। यहाँ पर देखें हम आकांक्षा स्तर क्या है कि तत्कालिक लक्ष्य की ओर इंगित करता है। यह संज्ञानात्मक प्रकार की अभिप्रेरणा है। आकांक्षा स्तर क्या है? एक संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा है जिसमें जो बालक है वो पूरी तरह से जागरूक है कि उसे क्या करना है। उसका जो आकांक्षा स्तर इसके माध्यम से पता चलता है, क्योंकि इसमें अपने कार्य की अनुमान में तथा अपने स्वयं की उपलब्धि स्तर पर सफलता या असफलता के अनुभव में समाहित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए कि किस तरह से जो उसका उपलब्धि स्तर है सफलता या असफलता के अनुभव में समाहित हो जाता है। अब हम देखते हैं अधिगम के लिए निर्धारित लक्ष्य पर छात्रों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव पड़ता है। यदि छात्र का आकांक्षा स्तर उसकी अवाप्ति की संभावनाओं से कम है तो वह सफलता के रूप में थोड़ी उपलब्धि ही कर पाएगा। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर जो बालक की आकांक्षा स्तर है वो डेवलप होना चाहिए, तभी वो अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त कर पाता है। जब उनकी आकांक्षा स्तर निम्न होगा तो वो सफलता को प्राप्त करने में भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अब हम देखें नंबर 8 है पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि। अधिगम या व्यवहार परिवर्तन के लिए पुनर्बलन की प्रयोग की कला का विकास B.F. स्किनर ने पशु पक्षियों का प्रयोग करके किया। तो दोस्तों पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है अधिगम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि अगर कोई भी, चाहे वो हम हो या फिर कोई बालक हो, हम भी जब कोई कार्य करते हैं तो हमारी भी अपनी एक इच्छा होती है कि हाँ हमें कोई पुनर्बलित करे या जो भी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं गलत की हैं उसके बारे में कोई प्रतिपुष्टि दे। तो दोस्तों यही चीज़ बालक के साथ भी होती है कि जब शिक्षक के माध्यम से शिक्षण कार्य होता है और बालक उस चीज़ को सीखता है, तो शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जब वो सही जवाब देता है तो शिक्षक का ये दायित्व है
कि वो अपने छात्र का पुनर्बलन करे, तभी वो उस चीज़ के लिए अपने आप को गौरवान्वित कहीं ना कहीं महसूस करता है और अपने आप को प्रेरित करता है। और अगर वो कहीं भी कमी करता है तो उसके लिए प्रतिपुष्टि आवश्यक हो जाती है कि जो भी चीज़ें उसने कमी की है उसके लिए शिक्षक उस चीज़ को और अच्छे बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पर हम देखें BF स्किनर ने पशु पक्षियों का प्रयोग करके पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि के विषय में बताया। पुनर्बलन संबंधी प्रयोगों के परिणाम के आधार पर निर्मित सिद्धांत इतने उत्साहवर्धक रहे कि पिछले दशक से इन सिद्धांतों का प्रयोग कक्षा में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के लिए करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अधिगम। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसी चीज के परिणाम स्वरूप ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए ही पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से हम अपने अधिगम को सीखें और किस तरह से हम अपने अधिगम के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें, ये होता है कार्य पुनर्बलन का और प्रतिपुष्टि का। जो भी चीज़ें हम छात्रों को सिखाते हैं, छात्र अगर उसमें कहीं पीछे है तो प्रतिपुष्टि के माध्यम से उसे वहाँ तक लाया जाता है। अगर छात्र उस चीज़ को अच्छे ढंग से क्लियर करता है तो पुनर्बलन का भी कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं डिसिको और क्राकोड के अनुसार पुनर्बलन की प्रक्रिया में प्राणी के सामने एक विशेष प्रकार का उद्दीपक पहले या बाद में प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह अनुक्रिया करता है। उद्दीपक बार बार प्रस्तुत होने पर वांछित अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इस प्रकार अधिगम होता है। पुनर्बलन अधिगम की एक मुख्य दशा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें किस तरह से पुनर्बलन के माध्यम से छात्र अपने आप को अभिप्रेरित मानता है और साथ ही पुनर्बलन के माध्यम से छात्र चीज़ों को और भी अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करता है। तो एक तरह से पुनर्बलन जो है वो अधिगम की एक मुख्य दशा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 9 है अधिगम की उपयुक्त विधियां। अधिगम की उपयुक्त विधियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया बेहतर ढंग से गतिशील होती है। कुछ प्रमुख प्रभावशाली विधियां इस प्रकार है: करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, मिश्रित विधियों द्वारा सीखना, और नंबर 5 तक इसमें दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा नंबर 9 में कि अधिगम की जो उपयुक्त विधियां हैं। तो दोस्तों, ये हम देख रहे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले सहायक कारक में, जिसमें हम 8 पॉइंट तक पढ़ चुके थे। नंबर 9 पॉइंट है आपका अधिगम की उपयुक्त विधियां। तो उन विधियों में कौन कौन सी उपयुक्त विधि है जो अधिगम के सहायक कारक के रूप में सम्मिलित होती हैं? तो नंबर इसमें 1 है करके सीखना। दोस्तों, करके सीखने से कहीं ना कहीं बालक अभिप्रेरित होता है और वो चीज़ों को एक तरह से क्रियात्मक ढंग से सीखने की वजह से वो उसे अच्छे ढंग से अधिगम हो पाती हैं और वो चीज़ों को भूलता भी नहीं है। निरीक्षण करके सीखना, किसी भी वस्तु के बारे में निरीक्षण करके फिर उसके बाद खोज विधि के माध्यम से वो सीखे, या परीक्षण करके सीखे, या फिर सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना, या फिर मिश्रित विधियों के द्वारा सीखना भी एक तरह से बालक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। अब हम यहाँ पर हम देख चुके हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले सहायक कारक। अब हम देखेंगे नंबर ख में अधिगम को प्रभावित करने वाले बाधक कारक। अधिगम की प्रक्रिया में कुछ ऐसे कारक उत्पन्न हो जाया करते हैं जो अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या जिनसे अधिगम बाधित होता है। इन्हीं कारकों को ही अधिगम के बाधक कारक की संज्ञा दी जाती है। ऐसे कारक निम्नलिखित हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इसके पहले हम अधिगम को प्रभावित करने वाले सहायक घटक के बारे में देखें। अब हम देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले बाधक घटक को। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है थकान, दुश्चिंता, नंबर 3 भग्नाशा, और नंबर 4 है अधिगम तथा अध्यापन की अनुपयुक्त विधियां। ये 4 पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है थकान। दोस्तों, ये केवल बालकों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो चीज़ सबसे पहले आप खुद पे देखिए कि हम इस चीज़ में क्या फील करते हैं। सेम वही कंडीशन होती है सीखने की प्रवृत्ति की कि जिस चीज़ को हम किस तरह से सीखते हैं वही चीज़ें तो बालक भी सीखेंगे। हम भी तो कभी बालक थे तो हमें भी तो वो सारी चीज़ें फील हुई होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी थकान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है अधिगम के सीखने के बाधक के रूप में।
तो सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख कारक थकान है। थकान होने पर कार्य करना छात्र के लिए कठिन हो जाता है, उसे सीखने में कठिनाई होने लगती है। तो इस प्रकार थकान वह मनोशारीरिक दशा है जिसमें कार्य क्षमता में न्यूनता आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी क्लियर ढंग से बताया गया है कि ये एक मनोशारीरिक दशा है जिसमें कार्य करने की क्षमता में न्यूनता आ जाती है। अब हम देखते हैं नंबर 2, दुश्चिंता, एंजाइटी। यह एक प्रकार से अस्थिर भय की दशा है। ये अस्थिर भय, स्थिर भय नहीं, अस्थिर भय है। जब उसके अंदर एक डर बना रहता है तो उस अवस्था में भी वो सीख नहीं पाता है। नंबर 2 तक हो गया आपका। नंबर 3 हम देखते हैं। अभी इसमें नंबर 2 में बचा है कुछ। स्टीफेंस के अनुसार है यहाँ पे, यह दुश्चिंता अस्पष्टता विश्वास में एक निश्चित कमी को सूचित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से बालक अपने आप को अस्पष्ट रूप से समझने में कहीं ना कहीं बाधा उसके लिए होती है। और ये एक शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार है कि किसी भावी अथवा अप्रत्याशित संकट के संबंध में मन की कष्टमय व्याकुलता को दुश्चिंता कहते हैं। अप्रत्याशित संकट के संबंध में मन की कष्टमय व्याकुलता, एक तरह से जो कहीं ना कहीं देखिए सीखने के लिए हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा दिमाग सब कुछ स्थिर होना चाहिए, सब कुछ एकदम से कह सकते हैं हम क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहे। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी मन मस्तिष्क एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे किसी ना किसी कारणवश, यहाँ पे अगर दुश्चिंता की वजह से नहीं हो पा रहे हैं तो वो सीखने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नंबर 3 है भग्नाशा, कुंठा या अर्थ को व्यक्त करने वाले पर्यायवाची शब्द। भग्नाशा सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक है। भग्नाशा या मनोरथ भंग वास्तव में व्यक्ति की इच्छाओं की किसी कारण न पूरा होने का परिणाम है। और भग्नाशा का अर्थ है, वुड के अनुसार हम देखेंगे कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेग या तनाव। तो दोस्तों एक तरह से भावनात्मक रूप से जो इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होती हैं तो उन इच्छाओं के अपूर्ण होने की वजह से भी कहीं ना कहीं सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कह सकते हैं या बालक पूर्ण रूप से अपने आप को संतोषप्रद महसूस करता है और उसका मन शरीर सब कुछ एकाग्रचित हो पाता है तभी वो अधिगम कर पाता है। लेकिन यहाँ पर भग्नाशा की स्थिति में जब उनकी कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं और वो कहीं ना कहीं अंदर से कुंठा का भाव रखते हैं तो इस तरह से वो चीज़ों को सीखने में दूर हो जाते हैं। तो कुंठित व्यक्ति वह है जो समस्या को हल करने के अपने सभी प्रयत्नों में असफल हो जाता है, जो अपनी सफलता को क्रोध, आकुलता और दुश्चिंता के रूप में व्यक्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि कहीं ना कहीं बालक के अंदर वो कुंठा उसलिए होती है कि वो उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं और वो ऐसा नहीं कि अपनी उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा लेकिन वो असफल हो रहा, तो उसकी वो असफलता ही अधिगम के इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। अब हम देखते हैं नंबर 4 है अधिगम तथा अध्यापन की अनुपयुक्त विधियां। यहाँ पे अधिगम में अवरोध उत्पन्न करने वाले जिन कारकों का उल्लेख किया गया उसके अतिरिक्त कक्षा में सामान्यतः अनेक ऐसे अनुपयुक्त विधियों का प्रयोग दिखाई पड़ता है जो अधिगम और शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। वे विधियां निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए कि किस तरह से जो अधिगम को में अनुपयुक्त विधियां होती हैं वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती हैं बालकों के सीखने में। तो यहाँ पर हम देखें उद्देश्य की अस्पष्टता, अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तब भी बाधा उत्पन्न होगी। अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम विषय प्रधान शिक्षण, और यहाँ पर अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग रटने पर विशेष बल दिया जा रहा है, दंड के द्वारा सिखाया जा रहा है और सहायक सामग्रियों का अभाव है, लिखने पढ़ने का अनुचित आसन है और दत्त कार्यों की जांच ना करना, छात्रों के प्रति सहानुभूति का भी अभाव है और शिक्षण में संबंध का भी अभाव, छात्रों का पाठ में रुचि ना लेना,
आत्म प्रकाशन के अवसरों का अभाव और छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन का भी अभाव है। तो दोस्तों इन सारी दशाओं में क्या होता है, छात्र रुचि नहीं रखता है और वो अधिगम से कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरह से ये सारे कारक अधिगम को एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और अधिगम को अगर वो कारक कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक है तो वो अधिगम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो कारक नकारात्मक है जिन्हें हम अधिगम के सहायक कारक के बारे में अगर कहें, अधिगम के सहायक कारक छात्रों को अभिप्रेरित करते हैं, सकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं, वो उनको सीखने में मदद करते हैं। लेकिन जो अधिगम के नकारात्मक कारक हैं जिनको हमने अधिगम के को प्रभावित करने वाले कारकों को बाधक के रूप में देखा, तो वो नकारात्मक कारक कहीं ना कहीं अधिगम को नकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं और वो बालक को सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।